Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह क्रैश कोर्स ऑन कम्पेटिटिव इंग्लिश के लिए वीडियो है एंड इसमें आज का टॉपिक है स्पॉटिंग एरर एक्सरसाइज 2. इट मीन्स आज हम स्पॉटिंग एरर की एक्सरसाइज 2 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. डायरेक्शंस: read each sentence to find out whether there is any error on it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter assigned to that part is the answer. If there is no error, mark E. Ignore errors of punctuation if any. अगर पंक्चुएशन की कोई एरर है तो उसको इग्नोर कर दिया जाना चाहिए. एंड द लेटर असाइंड टू दैट पार्ट इज द आंसर. अगर कोई एरर है तो उस पार्ट को एक नाम दिया गया है ABCD करके. तो अगर कोई एरर है तो जिस पार्ट में भी है, यानी जहां भी हर पार्ट को ABCD करके नाम दिया गया है, तो उसी पार्ट को आप मिस्टेक वाला पार्ट कहेंगे. एंड अगर कोई भी एरर नहीं है तो फिर मार्क ई करेंगे. दिस इज द इंफॉर्मेशन इन डायरेक्शंस. First question is, I was too overwhelmed to make any decision. तो too overwhelmed means होता है that you feel great for somebody else. तो किसी व्यक्ति के लिए आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते, दैट इज ओवरवेल्म्ड. कृतज्ञ होना ऐसा कह सकते हैं. एंड आई वॉज टू ओवरवेल्म्ड. टू ओवरवेल्म्ड मीन्स सो ओवरवेल्म्ड दैट आई कुड नॉट मेक डिसीजन. तो इसका मतलब हुआ कि टू ओवरवेल्म्ड टू मेक, हम कहते हैं ना आई एम टू वीक टू गो, तो आई एम या आई वॉज टू वीक टू वॉक. तो उसी पैटर्न का ये सेंटेंस है. आई वॉज टू ओवरवेल्म्ड टू मेक एनी डिसीजन. उस दृष्टि से यह सेंटेंस एकदम सही है और इसमें किसी तरह के चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है. इसलिए सेंटेंस 1 का जो आंसर है दैट इज ई, यानी नो एरर. Second question is, no sooner did he reach the station than the train had started moving. तो देखिए इस पर इन्वर्जन का यूज किया गया है. नो सूनर डिड ही रीच में ही रीच्ड होना चाहिए था, लेकिन चूंकि नो सूनर पहले लिया हुआ है तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब को भी पहले सब्जेक्ट से पहले निकाला हुआ है, तो यहाँ ठीक है. लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए, नो सूनर जब यहाँ डिड ही रीच है, देन द रीच द स्टेशन देन द ट्रेन, तब यहाँ पर भी क्या आएगा, स्टार्टेड आएगा. तब यहाँ परफेक्ट नहीं आ सकता, तो इसलिए यहाँ हैड नहीं आएगा और क्या हो जाएगा, देन द ट्रेन स्टार्टेड. नो सूनर डिड आई टर्न माई कंप्यूटर ऑन देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग और देन आई स्टार्टेड रीडिंग एक्सरसाइज. इस तरह से यह सेंटेंस होगा. तो इसलिए देन आई स्टार्टेड, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वैसे ही बिजली चली गई. सो नो सूनर डिड आई ओपन द गेट देन द लाइट वेंट. इस तरह से कहते. देन द लाइट हैड गॉन ऐसे नहीं कहते, क्योंकि उससे पहले नहीं हुआ, एट द सेम टाइम हैपेंड. थर्ड क्वेश्चन इज, ऑल राउंड इज एम्प्टीनेस एंड साइलेंस. तो यहां देखिए राउंड होता है मतलब टर्न्ड, एट एवरी एंगल समथिंग इज टर्निंग, तो उसको हम कहते हैं राउंड. जैसे अर्थ इज राउंड, बॉल इज राउंड. तो यहाँ ऑल राउंड इज एम्प्टीनेस एंड साइलेंस नहीं कहना है. यहाँ पर कहना है ऑल अराउंड. ऑल अराउंड मीन्स एवरीवेयर अराउंड अस. ऑल अराउंड इज एम्प्टीनेस एंड साइलेंस. द साइलेंस इट सीम्स ऑफ अ लैंड दैट मैन हैज नॉट येट सेट फुट अपॉन. तो यहाँ ऑल राउंड नहीं होता है. ऑल राउंड का तो अगर हम कहते हैं ऑल राउंड मीन्स एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, ऑल राउंड एक्टिविटी, ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इस तरह से हम बात करते हैं, मीन्स एवरीथिंग. तो यहाँ वो ऑल राउंड नहीं कहना है बल्कि ऑल अराउंड कहना है. ऑल अराउंड मीन्स अराउंड अस एवरीवेयर, मतलब इन एवरी डायरेक्शन अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ हर जगह, ये कहना है. तो इसलिए यहां ऑल अराउंड आएगा, ऑल अराउंड नहीं आता है यहां. फोर्थ सेंटेंस इज, यहां का मतलब थर्ड क्वेश्चन में पार्ट ए में ऑल अराउंड है, तो उसको ऑल अराउंड की जगह ऑल अराउंड कहा जाएगा, न कि ऑल अराउंड कहा जाएगा. Fourth question, the pirated technology has not only created strategic dangers
बट ऑल्सो डैमेज्ड इकोनॉमी इंटरेस्ट। तो यहाँ देखिए, pirated technology has not only created strategic dangers मतलब dangers related to strategy, इसलिए हम यहाँ strategic dangers कह रहे हैं, यानी IG वाला, IC वाला या GIC वाला एडजेक्टिव यहाँ पर आ रहा है, स्ट्रैटेजिक डेंजर्स, यानी कि GIC वाला या यूं कहिए IC वाला एडजेक्टिव यहाँ आ रहा है। बट ऑल्सो डैमेज्ड, तो यहाँ क्या, यहाँ इंटरेस्ट आ रहा है, ये भी नाउन है, यहाँ डेंजर्स भी नाउन है, तो यहाँ इंटरेस्ट से भी पहले क्या आएगा, यहाँ ये इंटरेस्ट नाउन है तो यहाँ इससे पहले एडजेक्टिव आएगा। जिस तरह से डेंजर्स से पहले यह एडजेक्टिव आ रहा है, कर्सर को देखेंगे तो उसी तरह से इंटरेस्ट से पहले भी एडजेक्टिव आएगा। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी नाउन फॉर्म है, तो इकोनॉमी इंटरेस्ट की जगह पर कहा जाएगा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्योंकि नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। The heads of religious institutions and eminent people have come together to ensure communal harmony. Communal harmony means there is a good relation between two communities, तो उसको हम कहते हैं communal harmony. Communal means related to community और harmony means the state of peace between two communities, that is or between many or more than one community, तो उसको हम कहते हैं communal harmony. Communal harmony के लिए तो क्या है यार, the heads of religious institutions and eminent people, तो यहाँ पीपल है तो पीपल से पहले क्या आएगा, यहाँ एडजेक्टिव आएगा, तो लग तो ENT से एडजेक्टिव रहा है, लेकिन इमिनेंट का मतलब वो नहीं होता है जो यहाँ चाहिए। जैसे क्या है, द हेड्स ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पर कौन है, ये हेड्स हैं। इसी तरह से जो पीपल हैं वो यहाँ इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है, इमिनेंट का मतलब कुछ और होता है, लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हमें कौन सा मीनिंग चाहिए, यहाँ पर जब कोई मीटिंग होती है तब मीटिंग में हमको क्या चाहिए होता है, मीटिंग में हमको चाहिए होता है प्रसिद्ध पीपल, है ना, प्रसिद्ध लोग, है ना, तो वो आकर के पंचायत करते हैं। तो जब वो मीटिंग होगी तो यहाँ हो जाएगा EMINENT, एमिनेंट होता है, वो उसकी स्पेलिंग एमिनेंट होता है। एमिनेंट मीन्स समृद्ध और फेमस, रेप्यूटेड पर्सन, तो वो इमिनेंट नहीं होता है। इमिनेंट तो अभी एक्चुअली ध्यान नहीं है, लेकिन इमिनेंट नहीं होता है वो, इमिनेंट, ये इमिनेंट नहीं होता है, ये इमिनेंट इसका अर्थ दूसरा होता है, और फेमस पीपल का इमिनेंट मतलब अर्थ जो होता है वो EMINENT से होता है, तो इसलिए वो स्पेलिंग आएगी, ये स्पेलिंग नहीं आएगी, और यही मिस्टेक है पार्ट ए में, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए में यही मिस्टेक है। EMINENT होगा, एमिनेंट मीन्स फेमस, वेरी फेमस एंड रेप्यूटेड। Next question is sixth, when the police officer asked you your salary, you provided wrong information, haven't you? तो यहाँ देखिए कि यहाँ पुलिस ऑफिसर आस्क्ड किसमें, सिंपल पास्ट में, यू प्रोवाइडेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसमें, सिंपल पास्ट में, हैवंट यू। तो यहाँ जब ये सब कुछ पास्ट में है तो इसका जो क्वेश्चन टैग है वो भी किस में आएगा, वो भी पास्ट में ही आएगा, जबकि ये किस में, हैवंट यू प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हैवंट यू की जगह पर सिंपल पास्ट का हो जाएगा, और सिंपल पास्ट के लिए हो जाएगा डिडंट यू। सो यहाँ पर ये डिडंट यू करके आएगा। डिडंट यू कहाँ पर आएगा, डिडंट यू सिक्स्थ के पार्ट डी में हैवंट यू जो लिखा हुआ है वहां हैवंट यू न आकर के डिडंट यू होगा, क्योंकि पूरे में सिंपल पास्ट यूज किया गया है इसलिए। सेवंथ सेंटेंस इज आई शैल नॉट फॉरगिव यू फॉर हैविंग ब्रोक योर प्रॉमिस। तो यहां देखिए, हैविंग ईटन, हैविंग रीच्ड, हैविंग किल्ड, हैविंग अंडरस्टूड, हैविंग रिटर्न, हैविंग लेफ्ट आउट, इस तरह से, यानी हैविंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, और फिर कहा जाता है हाथ धुलकर, हैविंग वॉश्ड हैंड्स, इस तरह से बात समझकर, हैविंग अंडरस्टूड टॉक, तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है। तो इसलिए हैविंग के साथ यहाँ सेवंथ सेंटेंस में सी में हैविंग के साथ जो ब्रोक यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है, ये पैटर्न या ये सिस्टम गलत है। हैविंग के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती है बल्कि थर्ड फॉर्म आती है, तो इसलिए आई शैल नॉट फॉरगिव यू फॉर हैविंग ब्रोकन योर प्रॉमिस आएगा, ना कि हैविंग ब्रोक प्रॉमिस आएगा। Most unwillingly I agreed to go to Andaman and staying there for a month.
यहाँ पर देखिए एंड के बाद स्टेइंग आया है, तो एंड से पहले भी जो वर्ब आएगी वहां भी गोइंग आना चाहिए, ना कि गो टू आना चाहिए, क्योंकि एंड कंजंक्शन ही एक ऐसा कंजंक्शन है जो अपने मतलब इक्वल रैंक के वर्ड्स को जोड़ता है। इक्वल रैंक्स का मतलब ये कि अगर ये यहाँ जीरंड की फॉर्म में है स्टेइंग, तो यहाँ भी ये जीरंड की फॉर्म में ही होना चाहिए। यहाँ भी आप ये समझिए कि ये जो टू है, ये यूजुअली तो वर्ब के बाद जो टू यूज किया जाता है वो मतलब वो इन्फिनिटिव बनाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ ये जो टू है वो या गो को इन्फिनिटिव नहीं बना रहा है, बल्कि अग्री। जैसे आई गेव हिम, आई गेव 2 एप्पल्स, आई गेव 3 एप्पल्स टू हिम, जैसे इस तरह से आई गेव 3 एप्पल्स टू हिम, यानी एप्पल्स के बाद टू के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसी तरह से यहां पर अग्रीड के साथ हमेशा टू आता ही आता है प्रेपोजिशन। आई अग्रीड टू हिम, आई अग्रीड टू देम, आई अग्रीड टू राम, आई अग्रीड टू श्याम। तो इस तरह से यहाँ पे ये टू आता ही आता है, तो ये प्रेपोजिशन है, ये कोई इन्फिनिटिव का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान देने की आवश्यकता। अग्रीड के बाद जो टू है ये प्रेपोजिशन है, यहाँ पर मतलब इन्फिनिटिव नहीं है। इन्फिनिटिव का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस टू, तो इसका हिस्सा नहीं है, यह टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र शब्द है प्रेपोजिशन में। जैसे इन, ऑन, अपॉन होता है प्रेपोजिशन, वैसे ही यहाँ पर टू है प्रेपोजिशन। इसलिए ये क्या है, गो यहाँ पे अब्बे का वजह हो गया। हम तो इसको समझ रहे थे कि टू प्लस गो यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, तो ये इन्फिनिटिव हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, तो ये ठीक है सेंटेंस। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो टू है वो क्या है, यहाँ प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन होने के कारण जब प्रेपोजिशन हो जाता है तो प्रेपोजिशन के बाद जब कोई वर्ब आती है तो वो किस में आती है, वो हमेशा जीरंड फॉर्म में आती है। इसलिए आई अग्रीड टू गोइंग टू हो जाएगा यहाँ पर, मोस्ट अनविलिंगली आई अग्रीड टू गोइंग टू अंडमान एंड स्टेइंग देयर। अब देखिए यहाँ पर गोइंग टू हो गया और यहाँ भी क्या हो गया, स्टेइंग देयर फॉर अ मंथ हो गया। तो यहाँ टू गोइंग टू होगा, यहाँ गो टू नहीं होगा। यहाँ मतलब 8 क्वेश्चन के सी पार्ट में, 8 क्वेश्चन के सी पार्ट में टू गो टू की जगह टू गोइंग टू हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, देयर हैव बीन ए स्पर्ट इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ अट्रोसिटीज ऑन वुमेन ड्यूरिंग द लास्ट 2 months। यहाँ भी देखिए देयर से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड जो भी कुछ आता है या हैज, हैव आता है, वो उसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। तो उसके बाद आने वाला जो नाउन है अस्पर्ट क्या होता है, ये एक ऐसा मतलब नाउन है जो सिंगुलर होता है, मतलब ये है। तो जब सिंगुलर होता है तो इसके साथ क्या आएगा, तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसलिए यहाँ क्या है, हैव प्लूरल के साथ आता है, तो इसलिए यहाँ सिंगुलर अगर हमको चाहिए तो सिंगुलर यहाँ हैव की जगह क्या हो जाएगा, सिंगुलर यहाँ हैज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ देयर हैव बीन की जगह हो जाएगा देयर हैज बीन अ स्पर्ट इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ अट्रोसिटीज। इस तरह से 9th सेंटेंस में देयर हैव बीन की जगह देयर हैज बीन अ स्पर्ट इन द नंबर ऑफ केसेस हो जाएगा। तो 9th क्वेश्चन में पार्ट ए में हैव बीन की जगह हैज बीन हो जाएगा, यही यहाँ पर मिस्टेक है। 10th sentence, this is one of the most remarkable stories that has told so far। तो एक तो देखिए मैंने आपसे कहूँ कि वैसे तो कहना चाह रहा था कि पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन वो पिछला वीडियो अब आप देखते हैं कि नहीं देखते मुझे नहीं पता। तो ये है कि मैं यूजुअली हमेशा बताता हूँ कि जब कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तब उसका रिजल्ट हमेशा सब्जेक्ट पर आता है, उसकी वर्ब का रिजल्ट हमेशा सब्जेक्ट पर आता है। एंड जब कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में होता है तब उसका रिजल्ट हमेशा उसकी वर्ब का रिजल्ट ऑब्जेक्ट पर आता है। तो यहाँ पर देखिए 10th सेंटेंस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्टोरीज। अब ये दैट क्या है, दैट यहाँ सब्जेक्ट है पहली चीज, और ये सब्जेक्ट के रूप में क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ये काम कर रहा है। तो इसका एंटीसीडेंट क्या है, रिमार्केबल स्टोरीज।
तो पहले तो यह है कि ये जो अब यहाँ दैट है ये इसका रिलेटिव है, तो रिलेटिव है। अच्छा, दूसरा ये क्या है कि दैट हैज टोल्ड, दैट हैज टोल्ड का मतलब क्या है, ये एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस होने के लिए क्या है कि इसका ऑब्जेक्ट यहाँ टोल्ड के बाद कुछ होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ, यानी टोल्ड का जो रिजल्ट है वो किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं जा रहा। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमको क्या चाहिए, टोल्ड का रिजल्ट हमको जो है किस पर चाहिए, हमको सब्जेक्ट पर चाहिए। टोल्ड का रिजल्ट हमको सब्जेक्ट पर चाहिए, यानी जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है इसी सब्जेक्ट पर हमको टोल्ड का रिजल्ट चाहिए। अगर इस ग्रामेटिकल सब्जेक्ट पर ही हमको टोल्ड का रिजल्ट चाहिए तो हमको ये पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे देखिए दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं सब्जेक्ट, तो उनकी जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होती है। तो दैट का एंटीसीडेंट क्या है, स्टोरीज, और स्टोरीज क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो प्लूरल। तो जब ये प्लूरल है तो इसके साथ ये जो वर्ब है ये वर्ब भी कैसे यूज होगी, हैज, ये भी प्लूरल वे में ही यूज होगी। तो इसलिए दैट हैज की जगह क्या हो जाएगा, दैट हैव बीन हो जाएगा। दैट हैज की जगह क्या हो जाएगा, दैट हैव बीन हो जाएगा, दैट हैव हो जाएगा पहले तो। लेकिन अब मैंने कहा कि हमको यहाँ कौन सी फॉर्म में चाहिए, पैसिव फॉर्म में चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमको जो रिजल्ट है वर्ब का वो स्टोरीज पर लाना है, रिजल्ट यानी प्रभाव जो है तो स्टोरीज पर लाना है। तो हम ये कहना चाहते हैं जो अभी तक बताई गई हैं या बताई जा चुकी हैं, तो इसलिए ये बात हम पैसिव वॉइस में ही कह सकते हैं। तो इसलिए हमें इसको, अभी एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस की जगह पर हमको इसको पैसिव वॉइस में बनाना चाहिए और बनाना पड़ेगा। तो इसलिए दैट हैव हो जाएगा, स्टोरीज की वजह से तो दैट हैव हो जाएगा, लेकिन चूंकि हम इसको पैसिव में बनाना चाहते हैं तो ये पैसिव में क्या हो जाएगा, दैट हैज टोल्ड की जगह दैट हैव बीन टोल्ड हो जाएगा। दैट हैव बीन टोल्ड, दैट हैव बीन टोल्ड हो जाएगा, राइट। इसी तरह से 11th, इफ वी हैड बीन वन मोर गुड बैट्समैन इन आवर टीम, तो इफ वी हैड बीन मतलब वन मोर, तो यहाँ बीन का कोई अर्थ नहीं है। बीन का अर्थ तब होता है यहाँ पर, या तो बीन यहाँ मुख्य वर्ब की तरह यूज हो रही हो, तो मुख्य वर्ब की तरह यूज होगी तो ये इमेजिनेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इमेजिनेटिव तो अब भी है, लेकिन इसका मतलब हो जाएगा अगर हम होते। तो हमको यहाँ क्या सेंस चाहिए, हमको चाहिए इफ वी हैड वन मोर, हमारे पास एक और बैट्समैन अच्छा होता है ना आवर टीम, वी वुड हैव वन द मैच। तो देखिए यहाँ पे वी वुड हैव आया है, तो यहाँ भी हमको हैड प्लस थर्ड फॉर्म रखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ हैड बीन होते की जगह हमको कहना है कि अगर हमारे पास एक बैट्समैन और अच्छा होता, हमको ये पास्ट में कहना है। तो इसको ये पास्ट में कहने के लिए हम कहेंगे इफ वी हैड वन मोर गुड बैट्समैन। इसको पास्ट परफेक्ट में कहने के लिए कहेंगे इफ वी हैड जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी, दूसरा हैड वह मेन वर्ब हो जाएगा। तो इफ वी हैड मीन्स इफ वी हैड केप्ट वन मोर गुड बैट्समैन इन आवर टीम, हमने भी एक और एक्स्ट्रा बैट्समैन या एक और बैट्समैन रखा होता या होता एक और अच्छा बैट्समैन होता हमारी टीम में, तो वी वुड हैव वन। तो इस तरह से हम जीत जाते। तो इस तरह से चूंकि उधर पास्ट परफेक्ट है तो हमको इधर भी पास्ट परफेक्ट चाहिए, इसलिए हम यहाँ हैड बीन की जगह हैड यानी कि 11th सेंटेंस में बी पार्ट में हैड बीन की जगह पर हम इसको हैड कर देंगे और यह हो जाएगा इफ वी हैड हो जाएगा यहाँ पर। 12th सेंटेंसेस, एज सून एज आई विल रीच बैंगलोर, आई विल। तो देखिए ये आई विल जो है ये किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ये मेन क्लॉज है, यानी ये प्रिंसिपल क्लॉज है सेंटेंस की। जब कोई प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर टेंस में होती है तो उसकी जो दूसरी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो होती है, चूंकि इसके साथ ये टाइम वाला है, एज सून एज क्या है, ये टाइम वाला कंजंक्शन है। तो टाइम वाले कंजंक्शन से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तब उसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहते हैं। तो इसलिए हम इसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कह रहे हैं। तो इसलिए अब इसके साथ जब कोई मेन क्लॉज
सिंपल फ्यूचर में होती है। यहाँ पर देखिए जब कोई मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में होती है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम सिंपल प्रेजेंट में होती है। तो एज सुन एज आई विल रीच की जगह क्या हो जाएगा, एज सुन एज आई रीच बैंगलोर, ये हो जाएगा। एज सुन एज आई विल रीच की जगह एज सुन एज आई रीच बैंगलोर, ये हो जाएगा सेंटेंस। तो इस तरह से पार्ट बी में आई विल रीच की तरह जगह आई रीच हो जाएगा और यही सेंटेंस सही होगा। 14th, the fact-finding team which had been to the area found villagers giving information to politics. The fact-finding team which had been to the area found villagers गिविंग इंफॉर्मेशन टू पुलिस। तो इसमें क्या है, फैक्ट फाइंडिंग टीम विच हैड बीन टू द एरिया, मतलब ये जो है जो पहले ऑलरेडी विजिट कर चुकी थी, विच हैड बीन टू एरिया, विच हैड बीन टू द एरिया, फाउंड विलेजर्स, उसने पाया विलेजर्स को, गिविंग इंफॉर्मेशन टू पुलिस, उसने पुलिस को इंफॉर्मेशन देता हुआ उनको पाए। तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी सेंटेंस में, मतलब किसी भी टेंस में, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। द फैक्ट फाइंडिंग टीम ये अपने आप में ठीक है। विच ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, विच हैड बीन टू द एरिया मीन्स विच ऑलरेडी हैड विजिटेड द एरिया। फाउंड विलेजर्स, तो इसका फाउंड का जो सब्जेक्ट वो क्या है, द फैक्ट फाइंडिंग टीम, तो उसने फाउंड विलेजर्स, उसने पाया विलेजर्स गिविंग इंफॉर्मेशन टू पुलिस, पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हुए पाया, सो दैट्स ओके। 15th sentence is, he is certainly a man whom I know very well, is trustworthy beyond doubt and meticulous in his habits. तो he is certainly a man, he is certainly a man, यहाँ पर यहाँ तक ठीक है। whom I know, यहाँ पे देखिए whom के विषय में हमें पता होना चाहिए, WHOM whom कैसे यूज किया जाता है। तो जब ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तब तो होता है ये who, जब ये ऑब्जेक्ट की तरह होता है तब ये होता है whom। हम 15th सेंटेंस पढ़ रहे हैं और 15th सेंटेंस में बी पार्ट पर है whom यहाँ, ठीक है। तो तब ये होता है whom, जब ये ऑब्जेक्ट की श्रेणी में होता है तब ये होता है whom। ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के या प्रेपोजिशन के बाद आता है, तो whom सब्जेक्ट वर्ब की जगह, वर्ब से पहले यानी सब्जेक्ट की जगह पर आता है, तो ये who होता है। एंड अगर ये पजेसिव केस में आ जाता है किसी नाउन से पहले कि किसका पेन या जिसका पेन, तो हुज पेन, और इस तरह से ये लिखा जाता है, नाउन से पहले हुज की फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहां पर यह क्या है, अब हमको यह देखना आवश्यक है, ही इज सर्टनली ए मैन, ये ठीक है। whom अगर हम कहेंगे whom आई नो वेरी वेल, तब तो ये नो का ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा, लेकिन क्या है, इज ट्रस्टवर्दी बियॉन्ड डाउट, तो इस इज का सब्जेक्ट कौन है, तो यहां पर समझना चाहिए इज, उसी पार्ट में जो इज है, इज का सब्जेक्ट कौन है। देखिए इस इज का सब्जेक्ट कौन है, इस इज का, तो इस इज का सब्जेक्ट कौन है, ये हु है। तो इसलिए चूंकि ये इज का सब्जेक्ट है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हु हो जाएगा, ना कि हुम हो जाएगा, क्योंकि ये यहां इस इज का सब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये हु हो जाएगा, ना कि हुम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हु आई नो वेरी वेल, और यहां पर ये हु का आई नो से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ ये है कि कैसे नया पोजिशन इसको कहा जा सकता है, यानी हु को एक्सप्लेन करने के लिए आई नो वेरी वेल का यूज किया जा रहा है, अदरवाइज मतलब कोई इनमें रिलेशन नहीं है। तो इसलिए हु आई मतलब ये जो है नो का ऑब्जेक्ट नहीं हुआ हुम, तो इसलिए who I know very well is trustworthy with beyond doubt and meticulous in his habits. 16th sentence is, no sooner did we reach the station than the train had started moving out of the station. तो यहां भी देखिए ये सेंटेंस पहले भी ऊपर भी आया हुआ है नंबर 1 2 3 पर, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन, यानी जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे, तो यहाँ डिड वी रीच आया है, डिड वी रीच यानी डिड सब्जेक्ट से पहले आया है, चूंकि सूनर आया है पहले तो इसलिए डिड पहले आ गया। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन हैड,
तो यहाँ देन के बाद किस में, चूंकि इधर पास्ट इंडेफिनिट इधर भी क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट, तो इसलिए हेड क्या हो जाएगा, हेड को यहाँ से हटा देंगे, देन द ट्रेन, और ये पास्ट इंडेफिनिट पे बनाएंगे तो हो जाएगा देन द ट्रेन स्टार्टेड। नाउ सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड, ये हो जाएगा देन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन। तो यानी ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो इस हेड को यहां से हटा देंगे, दैट्स क्लियर। एंड देन इज 16th सेंटेंस हमने यहाँ 16th सेंटेंस ही पढ़ा था, तो अब है 17th, देन द ट्रेन स्टार्टेड ये पढ़ा था, तो अब है 17th। आई एम श्योर अबाउट इट नोबडी इज लिविंग इन दैट हाउस फॉर 100 years। यहाँ भी देखिए फॉर प्लस टाइम दिया गया है, फॉर 100 years कहा जा रहा है यहाँ पर, तो फॉर 100 years का मतलब है कि हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहिए। तो परफेक्ट क्या है, यहाँ पे क्या है, आई एम श्योर नोबडी इज, तो आई एम श्योर प्रेजेंट में है, तो और ये नोबडी इज ये भी प्रेजेंट में, इसका मतलब है कि दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में है। तो ये आई एम श्योर तो प्रेजेंट में, तो यहाँ भी हमको क्या चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए क्या हो जाएगा, नोबडी हैज बीन, चूंकि यहाँ क्या है फॉर है, तो फॉर के लिए हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहिए, तो हो जाएगा नोबडी हैज बीन लिविंग इन दैट हाउस, नोबडी हैज बीन लिविंग इन दैट हाउस, ये हो जाएगा, राइट। 18th सेंटेंस इज 18th सेंटेंस देयर वर, यानी 17th में हमने नोबडी हैज बीन निष्कर्ष निकाला है, कंक्लूजन बी पार्ट में नोबडी हैज बीन लिविंग ये आएगा, नोबडी इज लिविंग की जगह पर नोबडी हैज बीन लिविंग ये आएगा। 18th सेंटेंस इज देयर वर नो लेस देन 40 बॉयज। तो यहां भी देखिए कि बॉयज जब आता है यहाँ तो यानी कि ये न्यूमरल हो गया, तो न्यूमरल के लिए हमेशा फ्यूअर यूज किया जाता है, ना कि लेस यूज किया जाता है। लेस हमेशा क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है एंड नंबर्स के लिए हमेशा फ्यूअर यूज किया जाता है। तो 18th सेंटेंस के बिगिनिंग में ही पार्ट ए में नो लेस की जगह नो फ्यूअर देन 40 बॉयज यूज किया जाएगा, क्योंकि 40 नंबर को दिखाता है, तो इसलिए देयर वर नो फ्यूअर देन 40 बॉयज ये हो जाएगा। 19th sentence is I am glad to hear that you narrowly escaped। तो यहां देखिए escaped बाद में आया है, यानी कि ये क्या है, ये verb है और ये adverb। तो adverb हमेशा कैसा होता है, adverb हमेशा verb के बाद आता है, इसलिए you narrowly escaped की जगह हो जाएगा you escaped narrowly। I am glad to hear that you escaped narrowly हो जाएगा, that you escaped narrowly, right। तो इसी तरह से आगे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ सकते escaped being run over by a speeding car yesterday। सो ये ठीक है, बस narrowly escaped को हमें किस में चेंज करना है, escaped narrowly में चेंज करना है, narrowly escaped को escaped narrowly में चेंज करना है। 20th sentence is India has progressed remarkably। India has progressed remarkably in exercising its commitments in international affair। तो यहाँ पे देखिए जब हम इस तरह की कोई बात करते हैं तो इंटरनेशनल मैटर में जब हम बात करते हैं तब यहाँ अफेयर नहीं आता। अफेयर का मतलब स्मॉल टाइप ऑफ वर्क होता है एंड अफेयर्स इसको हम हमेशा प्लूरल में यूज करते हैं। मीन्स पब्लिक के लिए जब भी हम यूज करेंगे तो पब्लिक के लिए हम ऐसे नाउन्स को हम जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, आपने पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है। वहाँ वैसे वर्क में कभी वर्क्स यूज नहीं किया जाता है, लेकिन वहां पर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है। तो इस तरह से जब पब्लिक के लिए ऐसे नाउन को यूज किए जाते हैं तो फिर वो प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ना कि सिंगुलर फॉर्म में। तो इन इंटरनेशनल अफेयर्स यूज किया जाएगा, ना कि इंटरनेशनल अफेयर, राइट। इसी तरह से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होता है, ना कि अफेयर मिनिस्टर होता है। अफेयर किसी इंडिविजुअल के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अफेयर्स पब्लिकली जब यूज किया जाता है, पूरे पब्लिक के लिए यूज किया जाता है, तब वो अफेयर्स यूज किया जाता है। इसी तरह से हेड क्वार्टर भी ऐसा नाउन है कि इसको भी जब भी पब्लिक के लिए यूज किया जाता है तब ये हेड क्वार्टर्स हो जाता है। जैसे पुलिस हेड क्वार्टर्स,
मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऐसे कहा जाएगा, हेडक्वार्टर कभी उसको नहीं कहा जाता है। तो यहाँ डी पार्ट में अफेयर्स हो जाएगा, ना कि अफेयर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन का डी पार्ट अफेयर हो जाएगा, अफेयर्स। 21 एन एग्जॉर्बिटेंट रिजिड एटीट्यूड may prove very dangerous even fatal। तो यहाँ भी देखिए इसमें क्रैश कोर्स में एन एग्जॉर्बिटेंट रिजिड, तो रिजिड क्या है, रिजिड यहाँ पर रिजिड एटीट्यूड, तो एटीट्यूड यहाँ पर नाउन हो गया, रिजिड इसका एडजेक्टिव हो गया। अब जब रिजिड एडजेक्टिव हो गया तो ये जो एग्जॉर्बिटेंट है ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, एटीट्यूड की या रिजिड की, तो ये बता रहा है रिजिड की क्वालिटी, यानी रिजिड को क्वालिफाई कर रहा है। जब ये रिजिड है एडजेक्टिव और रिजिड को क्वालिफाई कर रहा है, तो यानी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है का मतलब है कि ये एडवर्ब हो गया, और जब ये एडवर्ब हो गया तो ये एडवर्ब की फॉर्म में होना चाहिए, एडजेक्टिव की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसलिए एन एग्जॉर्बिटेंट को कहेंगे एन एग्जॉर्बिटेंटली रिजिड एटीट्यूड, एन एग्जॉर्बिटेंटली रिजिड एटीट्यूड ये हो जाएगा। एन एग्जॉर्बिटेंट रिजिड एटीट्यूड की जगह एन एग्जॉर्बिटेंटली रिजिड एटीट्यूड हो जाएगा। 22nd, although I was paid significantly low, I found my salary to be sufficient, rather adequate। तो यहाँ पे देखिए I was paid significantly low, low adjective है तो significantly यहाँ पर ये adverb की फॉर्म होगा। I found my salary to be sufficient, rather adequate। तो इनमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की, ये सभी जो ठीक है, ये सभी सेंटेंसेस मतलब सभी वर्ड्स अपनी अपनी जगह पर ठीक है। आई फाउंड माई सैलरी टू बी सफिशेंट, तो सफिशेंट भी ये एडजेक्टिव है, और कैसा पाया, टू बी सफिशेंट। तो यहाँ इज एम आर को ना यूज करके बी को यूज कर रहे हैं इन्फिनेटिव फॉर्म में, तो दैट इज ओके। और रादर के बाद सफिशेंट एडजेक्टिव के बाद रादर यूज हो ही सकता है। ही इज गुड, रादर इस तरह से हम कह सकते हैं। ही इज हियर रादर विद मी, इस तरह से। तो नॉट रादर विद मी, लेकिन फिर भी मतलब रादर एडिक्वेट, यहाँ ये ठीक है। तो इस तरह से ये 22 सेंटेंसेस ऑफ एक्सरसाइज 2 के ये हुए क्रैश कोर्स का। आज के लिए इस वीडियो के लिए यहीं तक, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जो भी है वो एक्सरसाइज उस एक्सरसाइज के साथ देखिए स्पॉटिंग एरर के बाद फिर आपका सेंटेंस अरेंजमेंट की एक्सरसाइज आती है, तो दूसरी सेंटेंस अरेंजमेंट की एक्सरसाइज के साथ दूसरे वीडियो में आप को फिर से पढ़ाने के लिए उपस्थित होंगे। थैंक यू, आज के लिए बाय बाय।